हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज रामचरण शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास कवर करने वाले हैं। ये आज से स्टार्टिंग ये फर्स्ट टॉपिक होगी। ये बुक यूपीएससी हो या बीपीएससी, इस बुक का रेफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। रामचरण शर्मा का बुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल होता है हम लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रामचरण शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत के बारे में हम लोग जितना पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व के इस बुक में। तो हम एक एक लाइन को कवर करेंगे। इसमें आपको टॉपिक भी एक एक लाइन करके आप अंडरलाइन कराते चले जाएंगे। हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण समझते हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीन संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहाँ और कैसे किया। कैसे उन्होंने कृषि की शुरुआत की और संग्रह करने की प्रवृत्ति को विकसित कर किस प्रकार जीवन यापन को सुरक्षित और व्यवस्थित किया। इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि किस तरह से प्राचीन समय में भारतीयों ने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके इस्तेमाल से जीवन यापन के साधनों का निर्माण किया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन निवासियों ने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया था। खेती, बुनाई, कटाई, इन सारे चीज़ों को कैसे करते थे। कैसे उन्होंने वनों को काटकर गांव, शहर और अत्यंत साम्राज्यों की स्थापना की। लोगों को दरअसल अब तक सभ्य नहीं माना जाता था। प्राचीन इतिहास में जो स्टार्टिंग समय था, उन समय में लोगों को सभ्य नहीं माना जाता था। वे लिखना नहीं जानते थे। आज जो भारत में लिखने की जो भी शैलियाँ चलन में है, सब प्राचीन लिपियों से ही विकसित हुई है। वर्तमान समय में प्रचलित भाषाओं के लिए ये एक सत्य है। आज हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसका मूल संबंध प्राचीन काल से, और वह कई सदियों से विकसित हुई है। विविधता में एकता। विभिन्न तरीके की रेस यानी कि प्रजातियां और जनजातीय समूह के पारस्परिक जुड़ाव की गाथा के कारण प्राचीन भारतीय इतिहास काफ़ी इंटरेस्टेड है। आर्यों के पूर्ववर्ती ग्रीक, इंडो आर्य, स्cythian, हुन, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया है। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किस तरीके से भारत में एक एक लाइन करके वो यहाँ तक पहुँचे, स्टार्टिंग से यह यहाँ दिया हुआ है। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि भारत में आने वाले विदेशियों का एक एक करके विवरण प्रस्तुत करें। तो इसमें पहला होगा आर्यों के पूर्ववर्ती जो भी होंगे, आर्य लोग आए। इसके बाद ग्रीक लोग आए। इसके बाद इंडो आर्यन लोग आए, स्cythian आए, हुन आए, तुर्क आए। ये एक एक करके इसी क्रम में वो आगे की तरीके से वो आते गए। हर जनजातीय समूह ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, कला, शिल्प, भाषा, साहित्य आदि के विकास में अपना योगदान दिया। ये जितने भी लोग आने के बाद वो अपने अपने जगह के जितने भी सामाजिक व्यवस्था, कला और शिल्प, भाषा हैं, उन सारों को इस जगह पे यानी हमारे भारत में अपना वो अपने इस कला का प्रदर्शन कर अपने यहाँ के विकास में अपना योगदान दिया। ये सारे लोग और उनकी संस्कृतियों के लक्षण इस तरह गूंथे हुए हैं कि आज भी इनकी मौलिकता की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है। आज भी इन सारे लोगों का कुछ न कुछ ऐसा पहचान यहाँ पर बना हुआ है जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये उन्हीं के दिए हुए देन हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक के जितने भी सांस्कृतिक तत्व हमारे पास हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति की ये खास विशेषताएं हैं। आर्यों को उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। अब यहाँ हम एक लाइन देखते हैं कि आर्यों को उत्तर में
वैदिक और पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से पहले की संस्कृति को दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से जोड़ा देखा जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या है, आर्यों के उत्तर एवं आर्यों लोग हैं, और आर्यों के उत्तर के बाद आर्यों से पहले हमारे दक्षिण में द्रविड़ और तमिल संस्कृति को भी संस्कृति शामिल थी। हालांकि ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और कई सांस्कृतिक शब्द भी पाए जाते हैं। जो ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथ जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें मुंडा, द्रविड़ और कई सांस्कृतिक शब्द भी पाए जाते हैं। ये शब्द प्रायद्वीपीय और गैर वैदिक भारत से संबंधित विचार, संस्था और उत्पादक और अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। देखिए, ये मैं एक एक लाइन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अंडरलाइन बुक वगैरह करने से ज़्यादा वो देखकर और सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर विचार करते रहते हैं। इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप लोग अच्छे तरीके से सुनकर या पढ़कर या समझकर इसको अच्छे से अंडरलाइन कर सकें। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसी तरह संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में भी पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए गए हैं। अब इस तरीके से यह याद रखना है कि संगम साहित्य कहे जाने वाले प्राचीनतम तमिल ग्रंथ में तमिल ग्रंथ में पाली भाषा और संस्कृत के कई शब्द पाए जाते हैं। यानी कि पहले पाली और संस्कृत का प्रचलन था जो 300 से 600 तक प्रयोग किया जाता है। यह भाषा गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थानों को दर्शाने वाली भाषा थी। आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेश में रहने वाले जनजातियों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस क्षेत्र में लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। आर्यों से पहले भी पूर्वी प्रदेश में रहने वाले जनजातियों ने पहले तो यहाँ पर बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस क्षेत्र के लोग मुंडा या कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्यन भाषा में प्रयुक्त कपास, नौकायन, खुदाई, डंडा इत्यादि जैसे कई शब्दों को भाषाविदों ने मूलतः मुंडा भाषा से लिया गया बताया है। आज भी हम लोग मुंडा भाषा ये झारखंड वगैरह इन सारी जगहों पे देखते हैं। हालांकि छोटा नागपुर के पठारों में मुंडा के कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुंडा संस्कृति के अवशेष इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इंडो आर्यन भाषा में कई द्रविड़ शब्द पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक भाषा की ध्वनियों शब्दों की जितनी व्याख्या मुंडा संस्कृति प्रभाव के आधार पर की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव के आधार पर भी की जा सकती है। प्राचीन काल से ही भारत कई धर्मों की भूमि रहा है। प्राचीन भारत में ब्राह्मण या हिंदू धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, किंतु इन सभी धर्म संस्कृतियों ने आपस में सामंजस्य और संवाद स्थापित किया है। भारतवासी बेशक भिन्न भिन्न भाषा, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन उनकी नियत जीवन शैली समान है। हमारा देश विविधताओं के बावजूद अपनी अंतर्निहित गहरी एकता को दर्शाता है। यहाँ अतीत काल में लोगों ने एकता के लिए संघर्ष किया है। काफ़ी संघर्ष किया है। भारतीय प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से भली भांति सुपरिभाषित था और इसकी भौगोलिक एकता सांस्कृतिक समन्वय से परिपुष्टित है। हालांकि इसके भीतर कई राज्य, भाषा, संस्कृति और समुदाय थे और धीरे धीरे लोगों ने प्रादेशिक पहचान विकसित की। जनपद कहे जाने वाले राज्य या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण विभिन्न जनजातियों के आधार पर होता था। यानी कि जनपद हम लोग एक जनपद जो राज्य कहे जाते थे या क्षेत्रीय इकाई का नामकरण होता था, वो विभिन्न जनजाति यानी कि अलग अलग जातियों को मिला करके एक जगह बनाया जाता था जिसको हम लोग जनपद कहते थे। हालांकि पूरे देश का नाम शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के कारण आर्यावर्त पड़ा। यानी कि इस भारत का नाम जो है एक आर्यों के सांस्कृतिक समुदाय आर्यों के वजह से एक आर्यावर्त भी पड़ा। आर्यावर्त का अभिप्राय ये होता है कि जैसे उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, जिसका फैलाव पूर्व से पश्चिम समुद्री तट तक था। भारत का दूसरा नाम भारत ऐसा भारत भूमि भी था।
ऋग्वेद और महाभारत में भारत की व्याख्या जनजाति या परिवार के रूप में मिलती है, लेकिन महाभारत और उत्तरवर्ती गुप्त काल के सांस्कृतिक ग्रंथों में भारतवर्ष की चर्चा है। दरअसल यह नाम पृथ्वी के 9वें हिस्से के लिए प्रयुक्त होता था और गुप्त काल के बाद इसे भारत के लिए इस्तेमाल किया गया। भारतीय या भारतवर्षी जैसे पदबंध गुप्त काल के बाद के प्रबंध ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि भारतीय या भारतवर्षी जैसे जो भी ये शब्द यूज हुए हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, वे गुप्त काल के बाद के ग्रंथों में इस्तेमाल हुए हैं। पहले जो भी था वो आर्यवर्त इस तरीके से शब्द सामने आते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के लिए ईरानी शिलालेख महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे पहले ईरानी शिलालेख में हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया था। हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं से 6वीं शताब्दी के शिलालेख में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, यानी कि संस्कृत में जो शब्द स से होता था वो ह हो जाता था। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है। इंदस एक सिंधु नदी के इंडस नदी है जो कि ईरानी शिलालेख में हिंदू के नाम से प्रचलित हुआ था, इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न समुदाय से था, यानी कि हिंदू जो भी एक शब्द का यूज किया गया उसका तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका कोई न धर्म से संबंध था और न ही समुदाय से संबंध था। हमारे प्राचीन कवि जितने भी कवि हुए, दार्शनिक हुए, लेखक हुए, इस देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक क्षेत्र फैला हुए सुविस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते थे। जिन राजाओं ने हिमालय से लेकर केप कोमरिन तक और पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु घाटी से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। जितने भी राजाओं ने इस भारत में अपनी कौशलता को दिखाने का कोशिश किया, उन सारे राजाओं का सर्वथा प्रशंसा होता था। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसी राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक ने तुरंत दक्षिण को छोड़कर